दोस्तों, साल 1994 एक अमेरिकन डॉक्टर अपनी पूरी टीम के साथ आईसीयू में एक मरीज को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मरीज की हालत बिगड़ती जा रही थी, मशीनें अलार्म बजा रही थीं और हर किसी की धड़कनें तेज थीं। डॉक्टर ने अचानक कहा, हम गलत कर रहे हैं, रुक जाओ। सभी हैरान थे। सब कुछ तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ठीक लग रहा था, लेकिन डॉक्टर के अंदर कुछ था, एक तेज और अनकही फीलिंग, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो, रुको, कुछ गड़बड़ है। और कुछ ही सेकंड बाद उस मरीज की हार्ट बीट अचानक गिर गई। अगर वो डॉक्टर न रुकवाता तो शायद जान चली जाती। बाद में डॉक्टर ने कहा, मुझे पता नहीं क्यों लगा कि कुछ सही नहीं है, लेकिन अंदर से आवाज आई और मैंने उस पर भरोसा किया। इस घटना में कुछ ऐसा था जो हम सब महसूस करते हैं, वो इंट्यूशन, वो अचानक होने वाला डिसीजन जो दिमाग की गहराई से आता है। पर क्या आप जानते हैं कि यह कैसे काम करता है? अब आते हैं इस किताब पर, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। डैनियल कानेमन की यह किताब बताती है कि हमारा दिमाग दो तरह से सोचता है। सिस्टम 1 जो तेज, इमोशनल और तुरंत फैसला लेने वाला होता है। सिस्टम 2 जो धीमा, लॉजिकल और सोच समझकर काम करने वाला होता है। हम ज्यादातर वक्त सिस्टम 1 से काम लेते हैं, बिना सोचे, सिर्फ भावनाओं पर, पिछले अनुभवों पर जब ज्यादा सोचने की जरूरत हो, जब दांव बड़े हों, तभी सिस्टम 2 एक्टिव होता है। यही वजह है कि कई बार हम छोटे फैसले बहुत जल्दी ले लेते हैं, लेकिन बड़े मुद्दों पर उलझ जाते हैं। डैनियल काहनेमैन एक इजरायली अमेरिकन मनोवैज्ञानिक और नोबेल प्राइज विनर हैं। उन्होंने अपने दोस्त एमोस ट्वेर्स्की के साथ मिलकर इंसानी सोच, फैसलों की गलतियों और दिमागी भ्रम, बायसेस पर दुनिया की सोच बदल दी। उन्होंने एक सवाल से पूरी रिसर्च की शुरुआत की, क्या हम लोग सच में उतने समझदार हैं जितना हम खुद को समझते हैं? और इस सवाल ने हमें हमारे खुद के दिमाग का आईना दिखाया। क्यों सुने ये ऑडियो बुक? अगर आप कभी गलत डिसीजन लेकर पछताए हैं, या किसी बात पर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे, या किसी के बोलने के तरीके से बिना वजह इंप्रेस हो गए थे, तो ये किताब आपके लिए है। ये आपको ये नहीं सिखाएगी कि सोचो कैसे, ये आपको ये सिखाएगी कि आप सोचते कैसे हो और उसमें कितनी बार आपसे चूक हो जाती है। एक लाइन में कहें तो हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ अपने दिमाग की पुरानी आदतें दोहरा रहे होते हैं। तो चलिए अब इस अद्भुत किताब के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे सिस्टम 1 और सिस्टम 2 क्या है और कैसे ये दोनों हमारी जिंदगी चलाते हैं, चुपचाप, तेजी से और कभी कभी हमारी मर्जी के बिना। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक एक बाइक वाला तेजी से आपकी तरफ आता है। आप बिना सोचे एकदम साइड हो जाते हैं, ना कोई कैलकुलेशन, ना कोई सोच विचार, बस तुरंत रिएक्शन। अब एक दूसरा सीन सोचिए, आप एक नया मोबाइल लेना चाहते हैं, आपको फीचर्स देखने हैं, ब्रांड कंपेयर करने हैं, बजट मैनेज करना है। इस बार आप सोचते हैं, रुकते हैं और फिर फैसला लेते हैं। दोनों सिचुएशन में एक ही दिमाग था, लेकिन काम करने का तरीका अलग। सिस्टम 1 वो है जो बिना एफर्ट के काम करता है, तेज, ऑटोमेटिक, इमोशनल और इंट्यूटिव। जैसे किसी का चेहरा देखकर आप समझ जाते हैं कि वो गुस्से में है या खुश। सिस्टम 2 वो है जो ध्यान लगाकर सोच समझकर चलता है, धीमा है लेकिन लॉजिकल है, जैसे जब आप 17 गुणा 24 का जवाब निकालते हैं। सिस्टम 1 हमारा एक्टिंग हीरो, ये बिना बताए एक्टिव रहता है, हर पल चीजें जज करता है, कौन अच्छा है, कौन बुरा, क्या खतरा है। ये रोज के छोटे डिसीजंस लेता है, जैसे कपड़े कौन से पहनने हैं, चाय पहले या ब्रश। पर इसमें एक दिक्कत है, ये हमें कई बार धोखा देता है, क्योंकि ये शॉर्टकट्स लेता है, इमोशनल होता है और अंदाजों पर चलता है। सिस्टम 2 हमारा सोचने वाला स्ट्रैटेजिक ब्रेन है। जब सिस्टम 1 कंफ्यूज हो जाता है, तब सिस्टम 2 एक्टिव होता है। कॉम्प्लेक्स डिसीजंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब इसकी ताकत है, लेकिन ये थोड़ा आलसी होता है, हर बात में दिमाग नहीं लगाना चाहता, और अगर आप थके हों तो ये अक्सर चुप हो जाता है। और तभी हम गलतियां करते हैं, क्योंकि तब सिस्टम 1 हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। एक आसान सा टेस्ट कीजिए। अब सोचिए, 2 + 2 जवाब झट से आ गया, सिस्टम 1 ने काम किया। अब सोचिए, 17 गुणा 24, थोड़ा रुकना पड़ा ना, सिस्टम 2 को मेहनत करनी पड़ी। बस यही है हमारे दिमाग की 2 पर्सनैलिटी का फर्क। मजेदार बात यह है कि
हम सिस्टम 2 को हीरो मानते हैं, लेकिन असली ताकत सिस्टम 1 के पास है। हमारे ज्यादातर डिसीजंस सिस्टम 1 लेता है, वो भी बिना हमें बताए, और हम सोचते हैं कि हमने बड़े सोच समझ के डिसीजन लिया है। कनीमन कहते हैं, सिस्टम 1 इज द सीक्रेट ऑथर ऑफ मोस्ट ऑफ योर चॉइसेस। लेकिन खतरा कहाँ है? सिस्टम एक शॉर्टकट्स लेता है, पैटर्न पे चलता है, और कभी कभी जल्दी में गलत डिसीजन ले लेता है। उदाहरण, अगर कोई इंसान स्मार्ट दिख रहा है, अच्छा बोल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि वो इंटेलिजेंट भी होगा। इसे कहते हैं हेलो इफेक्ट, यानी एक क्वालिटी देखकर हम बाकी असम्पशंस बना लेते हैं। तो हमें करना क्या है? पहचानिए कि कब सिस्टम 1 सोच रहा है और कब सिस्टम 2। जरूरी डिसीजंस लेते वक्त सिस्टम 2 को जगाइए, और सबसे जरूरी, खुद को गलत मानने की हिम्मत रखिए, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, पर असल में हमारा सिस्टम 1 हमें चला रहा होता है। याद रखिए, तेज सोच जरूरी है, पर सही सोच जिंदगी बदलती है। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे हमारा दिमाग छोटे छोटे झूठ बोलता है, जिन्हें हम सच मान लेते हैं, और ये झूठ हमारी जिंदगी की बड़ी गलतियों में बदल जाते हैं। चैप्टर 2, कॉग्निटिव बायसेस। राहुल एक इंटेलिजेंट और पढ़ा लिखा बिजनेसमैन है। एक दिन उसे एक न्यूज रिपोर्ट दिखी, एक्सीजी कंपनी का शेयर आने वाले 6 महीने में डबल हो सकता है। उसने बिना ज्यादा रिसर्च किए सारे पैसे उस कंपनी में लगा दिए। क्यों? क्योंकि उसने पहले से उस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए थे, वो ब्रांड अच्छा लगता था, और एक फेमस यूट्यूबर ने भी उसकी तारीफ की थी। 6 महीने बाद शेयर आधे हो गए। अब राहुल सोच रहा है, मैं इतना समझदार हूं, फिर ये कैसे हो गया? असल में गलती राहुल की नहीं थी, गलती उसके दिमाग की उस ट्रिक की थी जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बायस। डैनियल कैनेमन बताते हैं कि हमारा दिमाग फास्ट डिसीजंस लेने के लिए छोटे छोटे शॉर्टकट्स बनाता है। इन शॉर्टकट्स को कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स, और जब ये ह्यूरिस्टिक्स गलत जगह इस्तेमाल हो जाते हैं तो बन जाते हैं बायसेस। मतलब हम सोचते हैं कि हम लॉजिकली सोच रहे हैं, पर असल में हम पैटर्न्स, इमोशंस और आदतों पर फैसला ले रहे होते हैं। टॉप 5 कॉग्निटिव बायसेस जो हम रोज करते हैं बिना जाने। 1, कॉन्फर्मेशन बायस। हमें वही सच लगता है जो हम पहले से मानते हैं। हम वही चीजें ढूंढते हैं जो हमारी सोच को सही साबित करें, बाकी चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे राहुल को सिर्फ वही वीडियो दिखे जो कह रहे थे XYZ कंपनी अच्छी है। 2, हेलो इफेक्ट। एक अच्छी चीज देखकर बाकी भी अच्छी मान लेना। कोई इंसान अच्छे कपड़े पहनता है तो हम मान लेते हैं कि वो ऑनेस्ट भी होगा, पर क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं। लेकिन हमारा सिस्टम एक कहता है लुक्स गुड मस्ट बी गुड। 3, अवेलेबिलिटी बायस। जो आसानी से याद आ जाए वो हमें कॉमन लगता है। अगर आपने एक प्लेन क्रैश की खबर देखी है तो आपको लगेगा कि फ्लाइट्स रिस्की हैं, भले ही आंकड़े कहें कि कार एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। हम अपनी याददाश्त से सच का अंदाजा लगाते हैं, जो हमेशा सही नहीं होता। 4, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। मुझे सब पता है वाला धोखा। हम अपनी समझदारी को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं, इसलिए कई बार बिना एक्सपीरियंस या डेटा के भी हम कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसे बिना रिसर्च के शेयर खरीदना। अगर आपसे कहा जाए कि इस जैकेट की कीमत पहले 10,000 थी और अब 4,999 है, तो आपको लगेगा कि ये डील बढ़िया है, चाहे वो जैकेट की असली वैल्यू सिर्फ 2,000 ही क्यों ना हो। हमारा दिमाग पहली संख्या को एंकर बना लेता है। अब सोचिए, हम कितनी बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं। किसी की शक्ल देखकर उसके बारे में राय बना लेना, एक वायरल वीडियो देखकर मान लेना कि वो ही सच है, या कोई न्यूज़ देखकर पैनिक में आ जाना। कनीमन कहते हैं कि ये सब बायसेस हमें गलत रास्तों पर ले जाते हैं, और हम बिना जाने रोज इन्हें दोहराते हैं। क्या इसका इलाज है? बिल्कुल। धीरे सोचिए, सिस्टम 2 को एक्टिव कीजिए। जब कोई चीज बहुत ऑब्वियस लगे वहीं रुकिए और सवाल पूछिए। अपने इमोशंस को पहचानिए। गुस्से, डर या एक्साइटमेंट में लिए गए डिसीजंस अक्सर बायस्ड होते हैं। डेटा और अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, सिर्फ वही मत देखिए जो आपको अच्छा लगे। याद रखिए, गलतियां करना गुनाह नहीं है, गुनाह है उन्हें पहचानने से इनकार करना। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे फर्स्ट इंप्रेशन, गट फीलिंग और कम जानकारी के आधार पर तुरंत कंक्लूजन्स निकाल देता है, और कैसे ये हमें गुमराह करता है। चैप्टर 3, द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 1999 नोकिया मोबाइल बाजार में राज कर रहा था। हर कोई वही फोन चाहता था, पर फिर कुछ ही सालों में आईफोन आया और नोकिया गायब हो गया। बाद में एक्सपर्ट्स ने कहा
नोकिया ने स्मार्टफोन ट्रेंड को समझा नहीं, वो इनोवेशन से पीछे रह गए। आईफोन ज्यादा यूजर फ्रेंडली था। अब जरा रुकिए, क्या ये बात हमें उस वक्त भी उतनी साफ दिख रही थी? नहीं, यह है द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब कोई घटना हो जाने के बाद हम सोचते हैं कि हमने पहले से सब समझ लिया था, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। कानेमन बताते हैं कि हमारा दिमाग एक स्टोरी टेलिंग मशीन की तरह है। कोई भी घटना हो जाने के बाद हमारा सिस्टम 1 एक सिंपल साफ सुथरी कहानी बना देता है, जिसमें सब कुछ ऑब्वियस लगता है। जैसे, हाँ यही तो होना था, मैंने तो पहले ही कहा था, देखा मैंने पहले ही भांप लिया था। पर सच ये है कि जो बात अब ऑब्वियस लगती है वो पहले पूरी तरह रैंडम थी। कानेमन एक कहानी बताते हैं। एक बार उन्होंने एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछा, आपने फोर्ड कंपनी में करोड़ों क्यों इन्वेस्ट किए? उसने जवाब दिया, मैंने हाल ही में एक ऑटो शो अटेंड किया और फोर्ड की कारें देखकर मैं इम्प्रेस हो गया। मैंने सोचा, वाओ व्हाट अ कंपनी। अब ध्यान दीजिए, उसने स्टॉक की वैल्यू, मार्केट ट्रेंड्स या आंकड़े नहीं देखे, बस अपनी गट फीलिंग पर इन्वेस्ट कर दिया। यानी एक कंपनी का शो देखकर उसे लगा कि अब उसका स्टॉक भी बढ़ेगा। कानेमन इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। हमें लगता है कि हमारी फीलिंग, हमारी राय, हमारे अनुभव हमेशा सही होते हैं। क्यों होता है ऐसा? सिस्टम 1 जो फास्ट थिंकिंग करता है, वो पैटर्न ढूंढता है, कहानियां बनाता है और जल्दी कंक्लूजन्स पर पहुंचता है। ये एक तरह से सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, लेकिन कई बार ये सोच का धोखा बन जाता है। हम मान लेते हैं कि जो कॉन्फिडेंट है वो नॉलेजेबल भी होगा, जो पहले सक्सेसफुल था वो फिर होगा, जो हमें फेमिलियर लगता है वो सही होगा। ये सब सिर्फ इल्यूजन होता है। कानेमन ने एक और एग्जाम्पल दिया। एक इंसान है, स्टीव, जो बहुत शाय, ऑर्गेनाइज्ड और टाइडी है। लोगों से पूछा गया, क्या स्टीव एक फार्मर है या लाइब्रेरियन? ज्यादातर लोगों ने कहा लाइब्रेरियन, क्योंकि उसका पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन स्टीरियोटिपिकल लाइब्रेरियन जैसा लगता है। लेकिन सच क्या है? अमेरिका में मेल फार्मर्स की संख्या लाइब्रेरियन से 20 गुना ज्यादा है। स्टेटिस्टिकली स्टीव का फार्मर होना ज्यादा संभावित है, लेकिन हमारा दिमाग रिजेम्बलेंस और पैटर्न पे चलता है, रियलिटी पे नहीं। तो ये इल्यूजन्स खतरनाक क्यों हैं? ये हमें गलत विश्वास दे देते हैं। हम फैक्ट्स को इग्नोर करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जो हमने सोचा वही एब्सोल्यूट सच है, और जब गलती होती है तो हम सीखने की जगह बहाने बनाते हैं। कानेमन कहते हैं, हम अपने डिसीजंस का कॉन्फिडेंट एक्सप्लेनेशन बनाते हैं, लेकिन असलियत में हमें खुद नहीं पता कि हमने वो डिसीजन क्यों लिया था। कैसे बचें इस भरोसे के भ्रम से? हमेशा सवाल पूछें, क्या मैं सोच रहा हूं या बस भरोसा कर रहा हूं? गट फीलिंग को क्रॉस चेक करें, खासकर बड़े डिसीजंस में। हाइंडसाइट से बचिए। किसी घटना के बाद कहानियां गढ़ना आसान है, पर सच्ची समझ तब आती है जब हम फ्यूचर के लिए सोचें। याद रखिए, कॉन्फिडेंट मत बनो कि तुम सब समझते हो, क्यूरियस बनो कि तुम क्या नहीं समझते। चैप्टर 4, एंकरिंग इफेक्ट। मान लीजिए आप एक शॉपिंग मॉल में घुसते हैं। वहां एक ब्रांडेड जैकेट पर लिखा है 12,000 रुपये, लेकिन आज सिर्फ 4,999 रुपये में। आपको लगेगा, वाह 7,000 रुपये की बचत, ये तो बढ़िया डील है। पर क्या आपने कभी सोचा कि वो जैकेट असल में 4,999 रुपये की ही वैल्यू की थी? 12,000 रुपये सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाला नंबर था। आपने उस पहले नंबर को आधार बना लिया और उसी के हिसाब से सोचना शुरू कर दिया। यही है एंकरिंग इफेक्ट। डैनियल कानेमन बताते हैं कि हमारा दिमाग पहली बार जो भी नंबर, कीमत या जानकारी देखता है, वो हमारे पूरे सोचने के तरीके को एंचर कर देती है। मतलब भले ही वो पहली जानकारी इररिलेवेंट हो, लेकिन वो हमारी बाकी जजमेंट को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है। कानीमन और ट्वेर्स्की ने एक शानदार साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया। लोगों से एक व्हील घुमवाया गया जिसमें नंबर थे, जैसे 10, 65, 90 आदि। फिर उनसे पूछा गया, क्या अफ्रीकी देशों का प्रतिशत यूएन में 10 से ज्यादा है? और फिर पूछा गया, असली संख्या क्या हो सकती है? जिन लोगों को व्हील पर 10 दिखा, उन्होंने कहा करीब 25%, और जिनको 65 दिखा, उन्होंने कहा करीब 45%। यानी एक रैंडम नंबर ने उनका जवाब पूरी तरह से बदल दिया। ये था एंकरिंग इफेक्ट का जबरदस्त सबूत। ये हमारे साथ कैसे होता है? जब आप किसी नेगोशिएशन में होते हैं और सामने वाला पहले कोई कीमत बोल देता है, आपका दिमाग उसी के आसपास सोचने लगता है। किसी वेबसाइट पर लिखा हो लिमिटेड ऑफर,
पहले 10,000 रुपये का था, अब 3,999 रुपये। तो आप उसी प्राइस गैप से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको कहा जाए, क्या गांधी जी की उम्र 120 साल से ज्यादा थी जब वो मरे? तो अगला सवाल, उनकी सही उम्र क्या थी? इसका जवाब भी आप उसी अब्सर्ड नंबर से इन्फ्लुएंस्ड होकर देंगे। कानीमन बताते हैं कि एंकरिंग एक तरह की प्राइमिंग होती है। मतलब जब कोई चीज आपको सटल तरीके से दिखाई जाती है तो आपका दिमाग उस दिशा में तैयार हो जाता है, चाहे आप माने या ना माने। आप सोचते हो कि आप इंडिपेंडेंटली सोच रहे हो, पर असल में आपकी सोच पहले ही फ्रेम हो चुकी होती है। तो हम इससे कैसे बचें? पहले दिखने वाली जानकारी को तुरंत सच न माने। थोड़ा रुकिए, सोचिए, क्या ये सच में ऑथेंटिक है? खुद से सवाल पूछिए, क्या ये पहला नंबर मेरे फैसले को डिफाइन कर रहा है? रियल कंपैरिजन कीजिए, ऑल्टरनेट ऑप्शंस देखिए, इमोशंस हटाइए, एंकर को पहचानिए, तो आप आजाद हो जाएंगे। एंकरिंग बायस उतना ही खतरनाक है जितना कि किसी गलत एडवाइजर की राय, जो धीरे धीरे आपकी सोच को झुकाता रहता है। याद रखिए, जिसे आप पहली बार सुनते हैं वही आपकी सोच की दिशा तय कर देता है, अगर आप होशियार नहीं हैं। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, कैसे हमारे दिमाग में जो चीजें आसानी से याद आ जाती हैं उन्हीं पर हम भरोसा कर लेते हैं और सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। कानीमन और उनके साथी एमोस ट्वेर्स्की एक दिन बैठे बैठे कैजुअली बात कर रहे थे। उन्होंने एक सिंपल सवाल खुद से पूछा, क्या डिवोर्स रेट प्रोफेसर्स में ज्यादा है? अब देखिए, ये सवाल कोई स्टैटिस्टिकल डेटा वाला नहीं था, बस ऐसा ही कैजुअली दिमाग में आया। फिर वो सोचने लगे, हाँ, फलां प्रोफेसर तो डिवोर्स हो चुका है, वो भी और वो भी। पर फिर उन्होंने गौर किया, हम उन्हीं लोगों को याद कर पा रहे हैं जिनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें कुछ पता है, बाकियों के बारे में तो हमें जानकारी ही नहीं। यानी जो चीज याद आ रही है, हम उसी के आधार पर जनरल जजमेंट बना रहे हैं। यही है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हम जो भी निर्णय लेते हैं, अनुमान लगाते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी चीजें हमें तुरंत याद आ जाती हैं। जो चीजें ज्यादा खबरों में होती हैं, जो विजुअल होती हैं, जो इमोशनल होती हैं या जो हाल ही में हुई हैं, वो हमारे दिमाग में अवेलेबिलिटी के कारण पावरफुल बन जाती हैं। कानीमन और ट्वेर्स्की ने लोगों से पूछा, अंग्रेजी भाषा में लेटर के ज्यादातर वर्ड्स में पहले अक्षर के रूप में आता है या तीसरे अक्षर के रूप में? ज्यादातर लोगों ने कहा पहले अक्षर के रूप में। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ऐसे वर्ड्स याद करना आसान है जो के से शुरू होते हैं, जैसे काइट, किंग, कीप। लेकिन सच्चाई, असल में एक के तीसरे अक्षर के रूप में ज्यादा बार आता है। यानी लोगों ने जो आसानी से याद आ गया उसी को सच मान लिया। मान लीजिए आपने आज ही एक प्लेन क्रैश की खबर देखी। अब अगर आपसे कोई पूछे क्या एयर ट्रेवल सेफ है, तो शायद आप कहेंगे नहीं, अभी अभी तो क्रैश हुआ है, बहुत रिस्की है। लेकिन आंकड़े कहते हैं प्लेन ट्रेवल 1000 गुना सेफ है कार ट्रेवल की तुलना में। फिर भी हमें प्लेन से डर लगता है क्योंकि क्रैश की खबरें ज्यादा दिखती हैं, उनका विजुअल असर ज्यादा होता है। Why does it happen? सिस्टम एक जल्दी फैसले लेना चाहता है और वो उन चीजों पर ज्यादा भरोसा करता है जो आसानी से याद आ जाएं। हम गिनती नहीं करते, हम फील करते हैं। अगर क्राइम की खबरें रोज टीवी पर आ रही हैं तो हम मान लेंगे कि शहर अनसेफ है। अगर किसी बीमारी का केस आपने देखा है तो आपको लगेगा कि वो बीमारी कॉमन है। अगर आपने रिसेंटली एक दोस्त को जॉब लॉस में देखा तो आपको लगेगा जॉब मार्केट बहुत खराब है। What comes to mind easily seems more true। कानीमन बताते हैं कि इमोशनल स्टोरीज ज्यादा आसानी से याद रह जाती हैं, इसलिए हम उन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अगर किसी की रोड एक्सीडेंट में मौत की दिल तोड़ने वाली कहानी सुनते हैं तो हम सीट बेल्ट के बारे में सडन सीरियस हो जाते हैं, भले ही स्टैट्स हमें पहले से पता थे। इमोशन हमारे मेमोरी को एम्पलीफाई कर देता है। कैसे बचें इस मानसिक शॉर्टकट से? फैक्ट चेक करें, सिर्फ वो मत मानिए जो आपको याद आ रहा है। अपनी फीलिंग्स को पहचानिए, क्या मैं डर के कारण सोच रहा हूँ या खुशी के कारण? अवेयरनेस रखें कि मीडिया क्या दिखा रहा है और क्या छुपा रहा है। याद रखिए, जो चीजें याद आ जाती हैं वो जरूरी नहीं सच हों, और जो सच हैं वो जरूरी नहीं कि याद रहें। चैप्टर 6 लॉस अवर्जन। रवि एक मध्यम वर्गीय इंसान है। उसके पास कुछ सेविंग्स हैं और एक दिन उसके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक स्कीम में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करो और 60% चांस है कि 15,000 रुपये मिलेंगे।
लेकिन 40% चांस है कि पूरा 10,000 रुपये डूब जाएगा। रवि सोच में पड़ गया। उसने मन में सोचा, अगर डूब गए तो, और उसने मना कर दिया। अब जरा सोचिए, उसके पास फायदा पाने का मौका था, पर उसने चुना नुकसान से बचना। कानीमन इसे कहते हैं लॉस अवर्जन, यानी इंसान को नुकसान का डर फायदे की खुशी से ज्यादा बड़ा और गहरा महसूस होता है। कानीमन और ट्वेर्स्की की रिसर्च कहती है, हम किसी भी चीज को खोने से जो दर्द महसूस करते हैं वो उसी वैल्यू की चीज पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा होता है। यानी रुपये 100 मिलने की खुशी, रुपये 100 खोने का दर्द, एक कॉम्प्लीमेंट मिलने की खुशी, एक इंसल्ट का दर्द, एक जीत का जोश, एक हार की तकलीफ। कानीमन ने लोगों से पूछा, क्या आप एक सिक्का उछालने पर 150 रुपये जीतने का मौका लोगे अगर हारने पर 100 रुपये का नुकसान हो सकता है? ज्यादातर लोगों ने कहा नहीं। मतलब लोग तब तक उस गैम्बल को नहीं लेते जब तक जीत की रकम कम से कम 2 गुनी ना हो। सिर्फ 50-50 चांस के गेम में भी हम नुकसान से इतने डरते हैं कि फायदा छोड़ देते हैं। अब सवाल यह है कि हम क्यों डरते हैं लॉस से? क्योंकि हमारा दिमाग एवोल्यूशन से प्रोग्राम्ड है। पहले जमाने में कोई भी लॉस मतलब सर्वाइवल का खतरा होता था। एक शिकार का हाथ से निकल जाना, क्षुच भूखा रहना, एक साथी खो देना, शुक्ष अकेलापन, एक गुफा खो देना, शोक्ष ठंड में मर जाना। इसलिए लॉस का कंसेप्ट हमारे दिमाग में खतरे की घंटी बजा देता है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इसका असर, इन्वेस्टर छोटे छोटे घाटों से डरकर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स छोड़ देता है। एम्प्लॉय एक रिस्की पर अच्छा ऑफर रिजेक्ट कर देता है सिर्फ करंट जॉब लूज ना हो। एंटरप्रेन्योर नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट नहीं करता क्योंकि पुराना तरीका फैमिलियर लगता है, और इसी वजह से ज्यादातर लोग अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचते। इमोशनली लॉस अवर्जन रिश्तों में भी होता है। हम एक टॉक्सिक रिश्ते में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि इतना टाइम तो दिया है। हम पुराने दोस्तों को खोने से डरते हैं, भले ही वो हमें इमोशनली हर्ट करते हो। हम नया कुछ शुरू नहीं करते क्योंकि पुराने तरीके छोड़ने में तकलीफ होती है। हम जानते हैं कि नया बेहतर है, पर पुराना छोड़ना दर्द देता है। लॉस अवर्जन को कैसे हैंडल करें? बिग पिक्चर देखना सीखिए। सिर्फ नुकसान नहीं, संभावनाएं देखिए। रिस्क और फियर को अलग करना सीखिए। डर का मतलब असली खतरा नहीं होता। फ्यूचर सेल्फ से सवाल कीजिए, क्या मैं आज इस फैसले से पीछे हट रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में हूं? याद रखिए, अगर आप सिर्फ नुकसान से डरकर जिए तो आप असली फायदा कभी पा नहीं पाएंगे। चैप्टर 7 ओवर कॉन्फिडेंस बायस। 2010 में विशाल नाम का एक एंटरप्रेन्योर ने अपना नया स्टार्टअप शुरू किया। बिजनेस प्लान रेडी था, प्रोजेक्शंस जबरदस्त थे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन परफेक्ट। उसने कहा, अगर ओला और जोमैटो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? उसने ऑफिस खोला, टीम बनाई, ईएमआई पर लैपटॉप खरीदे, और 8 महीने में सब कुछ खत्म हो गया। उसने सोचा था, मुझे सब पता है, मैंने पूरी रिसर्च की है, पर वो जो नहीं जानता था वो सबसे खतरनाक था। यही है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। जब हम अपनी नॉलेज, स्किल्स या अनुमान को जरूरत से ज्यादा बड़ा मान लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बायस। जब दिमाग खुद को हीरो समझ बैठता है। डैनियल काहनमैन बताते हैं, हमारे पास जितनी कम जानकारी होती है हम उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यानी कम समझ वाला इंसान ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है और ज्यादा समझदार इंसान ज्यादा सतर्क। कानीमन ने एक बार अपनी टीम के साथ एक किताब पर काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पूछा, कितने साल लगेंगे इसे पूरा करने में? सबने कहा 2 साल। कॉन्फिडेंस हाई था, लेकिन एक टीम मेंबर ने क्वाइटली कहा, पिछले 40 प्रोजेक्ट्स को देखकर लगता है कि इसमें कम से कम 7 से 10 साल लगेंगे। कानीमन फिर भी अपनी गट फीलिंग पर रहे, हम अलग हैं, हम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। गेस व्हाट? इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में पूरे 8 साल लग गए। उन्होंने खुद अपने ओवर कॉन्फिडेंस को फॉल किया। वाई आर वी सो ओवर कॉन्फिडेंट? हम बस वही जानकारी देखते हैं जो हमारे पक्ष में हो। कॉन्फर्मेशन बायस। हम अपनी पास्ट सक्सेस को फ्यूचर सक्सेस मान लेते हैं। हम दूसरों की गलतियां तो देख लेते हैं, पर अपनी कमियां छुपा लेते हैं। कानीमन इसे कहते हैं वाइसाइटी, व्हाट यू सी इज ऑल देयर इज। यानी जो दिख रहा है बस वही सच लगता है, बाकी पॉसिबिलिटी हम मानते ही नहीं। ट्रेडर को लगता है इस बार मेरी कॉल सही जाएगी। एंटरप्रेन्योर को लगता है मेरा आइडिया बाकियों से यूनिक है। मैनेजर को लगता है मैं सब हैंडल कर लूंगा, पर वो ये नहीं देख पाते कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, टीम डायनामिक्स बदल सकते हैं, और दुनिया आपकी प्लानिंग से नहीं हकीकत से चलती है।
ओवर कॉन्फिडेंस हमें कहाँ गिरा सकता है? रॉन्ग डिसीजंस, टाइम और पैसे की बर्बादी, ईगो क्लैशेस और वर्स्ट, लर्निंग बंद हो जाती है। जब इंसान मान ले कि उसे सब आता है, वो सीखना बंद कर देता है और वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। तो क्या करें? ओवर कॉन्फिडेंस से कैसे बचें? हर अनुमान के साथ एक सवाल जोड़ें, व्हाट इफ आई एम रॉन्ग? ऐसे लोगों से राय लें जो आपके जैसे नहीं सोचते। बेस्ट केस के साथ साथ वर्स्ट केस भी सोचिए। ह्यूमिलिटी रखिए। विनम्रता सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। कॉन्फिडेंट होना अच्छा है, लेकिन ब्लाइंड कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा धोखा है। चैप्टर 8, फ्रेमिंग इफेक्ट। एक बार कानेमन और ट्वेर्स्की ने एक शानदार साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। उन्होंने लोगों से 2 अलग अलग तरीकों से एक ही सवाल पूछा, पर वर्डिंग थोड़ी बदल दी और रिजल्ट पूरी तरह उल्टा आ गया। सिचुएशन थी, एक खतरनाक बीमारी फैली है जिससे 600 लोग मर सकते हैं। अब लोगों को 2 ऑप्शन दिए गए। ग्रुप ए को बोला गया, ऑप्शन 1, अगर ये प्लान अपनाया जाए तो 200 लोगों की जान बचाई जा सकेगी। ऑप्शन 2, अगर ये प्लान अपनाया जाए तो 1/3 चांस है कि सभी 600 बचेंगे और 2/3 चांस है कि कोई नहीं बचेगा। ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन 1 चुना, यानी सिर्फ 200 को बचाना, क्योंकि वो सुरक्षित लगा। ग्रुप बी को उसी सवाल का उल्टा वर्जन दिया गया। ऑप्शन 1, अगर ये प्लान अपनाया जाए तो 400 लोग मरेंगे। ऑप्शन 2, 1/3 चांस है कि कोई नहीं मरेगा और 2/3 चांस है कि सभी मर जाएंगे। अब लोगों ने ऑप्शन 2 चुना, मतलब रिस्की ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्डिंग थी 400 लोग मरेंगे, और ये सुनते ही डर बैठ गया। सेम बात, अलग फ्रेम, और इंसान का जवाब बदल गया। यही है फ्रेमिंग इफेक्ट। कानीमन कहते हैं, लोग अपने फैसले उस पर नहीं लेते कि हकीकत क्या है, वो फैसले उस पर लेते हैं कि हकीकत कैसे पेश की गई है। यानी प्रेजेंटेशन बदलो तो परसेप्शन बदलता है। रोजमर्रा की जिंदगी में फ्रेमिंग इफेक्ट के उदाहरण है। 20% फैट सुनते ही डर लगता है, लेकिन वही चीज अगर कहें 80% फैट फ्री तो ज्यादा हेल्दी लगती है। बाय 1 गेट 1 फ्री लगता है जैसे फायदे का सौदा है, पर असल में दोनों आइटम्स की कीमत जोड़कर ही कैलकुलेशन होती है। कोई दवाई बोले इसका सक्सेस रेट 90% है और वही बोले 10% चांस है कि असर ना करे, तो लोग पहला सुनकर ही ज्यादा भरोसा करते हैं। डॉक्टर अगर बोले इस सर्जरी से 90 लोगों में 85 बच जाते हैं, बनाम इस सर्जरी में 5 लोग मर जाते हैं, तो सोच की दिशा ही बदल जाती है। हम क्यों फंसते हैं इस चक्कर में? क्योंकि सिस्टम 1 फास्ट थिंकिंग करता है और वो वर्डिंग और इमोशन से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। हम लॉजिक से कम और प्रेजेंटेशन से ज्यादा सोचते हैं। फ्रेमिंग इफेक्ट हमारे इमोशंस को ट्रिगर करता है और हम उस हिसाब से एक्शन लेते हैं। अगर कोई कहे तुम हमेशा लेट आते हो तो लड़ाई तय है, लेकिन वही कहे काश तुम थोड़ा अर्लियर आते तो ज्यादा टाइम मिल जाता, तो बात सुलझ सकती है। अगर आप किसी से कहें तुमने मेरी मदद नहीं की, बनाम मुझे लगा तुम मेरे साथ खड़े रहते, इमोशन वही है, पर वर्डिंग बदलने से असर भी बदल जाता है। फ्रेमिंग से कैसे बचें? हर बात को 2 फ्रेम में सोचिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। क्या आप सिर्फ वर्डिंग से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? सिर्फ कैसे कहा गया मत देखिए, क्या कहा गया ये समझिए। अगर कोई बात इंस्टेंटली अपीलिंग लग रही है तो रुकिए, क्या ये फ्रेमिंग तो नहीं? याद रखिए, सच वही रहता है, पर उसे कहने का तरीका हमारे फैसले बदल देता है। चैप्टर 9, 2 सेल्व्स, एक्सपीरियंस वर्सेस मेमोरी। हम खुश हैं, पर क्या हमारी यादें भी यही कहती हैं? हमने जो जिया, क्या वही हम महसूस करते हैं, या हमारी जिंदगी बस वही है जो हमें याद रह गया? डैनियल कानेमन एक बार एक मरीज से बात कर रहे थे जिसने लंबे और दर्दनाक मेडिकल प्रोसीजर को झेला था। जब सब खत्म हुआ, कानेमन ने पूछा, कैसा अनुभव रहा? मरीज ने कहा, बहुत बुरा, मैं इसे कभी फिर नहीं झेल सकता। कानेमन चौंक गए, क्योंकि उस प्रक्रिया के आखिरी कुछ मिनटों में दर्द काफी कम हो गया था। यानी एक्सपीरियंस तो धीरे धीरे बेहतर हो रहा था, लेकिन मेमोरी कह रही थी बहुत बुरा था। यही है द 2 सेल्व्स। एक, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, ये वही है जो हर पल जी रहा होता है, जो इस वक्त महसूस कर रहा है, गर्मी, सुकून, डर, हंसी। 2, रिमेंबरिंग सेल्फ, ये वो है जो स्टोरी बनाता है, वो याद करता है कि कैसा लगा, और सबसे ज्यादा फर्क डालता है हमारी फ्यूचर चॉइसेस पर। कानेमन ने एक सवाल पूछा, अगर आप एक शानदार वेकेशन पर जाएं, पूरा मजा आए, लेकिन वापस आने के बाद आपकी सारी यादें मिट जाएं, तो क्या आप फिर भी वो ट्रिप करना चाहेंगे?
ज्यादातर लोगों ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि हम जीते तो एक्सपीरियंस के लिए हैं, लेकिन हम फैसले लेते हैं मेमोरी के हिसाब से। इमोशनली हमारी यादें हमारी असली जिंदगी को बदल देती हैं। एक रिश्ता जो 2 साल बहुत अच्छा चला, लेकिन आखिरी महीने में कुछ बुरा हो गया, तो हम कहते हैं वो रिश्ता खराब था। एक मूवी जो पूरे टाइम एंगेजिंग थी, लेकिन एंड खराब था, हम कहते हैं घटिया मूवी थी। मतलब हम पूरी जर्नी को एंडिंग से जज करते हैं। कानीमन इसे कहते हैं पीक एंड रूल। हमारी यादें 2 चीजें याद रखती हैं, सबसे इंटेंस पीक पल, एंडिंग कैसा रहा, बाकी सब धीरे धीरे मिट जाता है। लोग पूरी रिलेशनशिप नहीं याद रखते, वो कुछ खास झगड़े या स्वीट मोमेंट्स को याद रखते हैं। एक बार बॉस ने इंसल्ट किया तो पूरी जॉब खराब लगने लगती है, चाहे बाकी सब अच्छा था। हमें बचपन की कुछ ही बातें याद रहती हैं, लेकिन वही तय कर देती हैं कि हमें कैसा बचपन लगा। तो हमारी जिंदगी कौन जी रहा है? एक्सपीरियंसिंग सेल्फ जो हर पल में जी रहा है, या रिमेंबरिंग सेल्फ जो कहता है कि क्या अच्छा था और क्या बुरा। सच ये है कि हमारी ज्यादातर फ्यूचर चॉइसेस, यात्रा, रिश्ता, काम, खाना, होटल, दोस्त, सब यादों के आधार पर लिए जाते हैं, ना कि एक्सपीरियंस के। क्या करें? कैसे बैलेंस बनाएं? हर पल को फुली महसूस कीजिए, सिर्फ फ्यूचर मेमोरी के लिए मत जिएं। एंडिंग्स को सुधारना सीखिए, क्योंकि वही याद रहती हैं। नेगेटिव यादों से खुद को डिफाइन मत कीजिए। आप एक पल नहीं, पूरी कहानी है। याद रखिए, हमारी जिंदगी वो नहीं जो हमने जिया, हमारी जिंदगी वो है जो हमें याद रह गया। कभी सोचा है कि हमारी सोच जो हमें सबसे ज्यादा अपना लगता है, वही हमारे साथ सबसे ज्यादा चालें चलती है। हम मानते हैं कि हम समझदार हैं, हम हर चीज सोच समझ के करते हैं, पर थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें आईना दिखाती है कि हमारी सोच 2 हिस्सों में बंटी हुई है। एक हिस्सा जो तेज है, जल्दी फैसला लेता है और मोस्टली गलतियां करता है। दूसरा हिस्सा जो धीमा है, समझदार है, पर अक्सर सोता रहता है। इस किताब ने हमें सिखाया कि हम बायसीज में जीते हैं, कि हम लॉस से डरते हैं और फायदे से जल्दी खुश हो जाते हैं, कि जो चीजें हमें ज्यादा दिखती हैं हम उन्हें ही सच मान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी यादें हमारी जिंदगी की असली कहानी बदल देती हैं। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मेंटल अवेकनिंग है। ये हमें सिखाती है कि सोच को कैसे सोचना चाहिए। कानीमन कहते हैं आपकी सबसे बड़ी आजादी यह है कि आप अपनी सोच को देख कर कह सकें, रुको, क्या मैं गलत तो नहीं सोच रहा? अब सोचिए, अगर आपने अपनी सोच पर थोड़ा कंट्रोल पा लिया, तो आपके फैसले बेहतर होंगे, रिश्ते सच्चे होंगे और जिंदगी और भी साफ, गहरी और समझदार हो जाएगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो यही कहूंगा, ऐसी ही और गहरी, दिल को छूने वाली किताबों की बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली किताब में एक नई सोच, नई कहानी और नए एहसास के साथ। तब तक याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है, अगर आप उससे दोस्ती करना सीख लें।